हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने कंपोनेंट के बारे में आपसे डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट डे मैंने कंपोनेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर, कैसे कंपोनेंट क्रिएट किया जाता है और कैसे रिएक्ट अपने सिस्टम में हम ऐड करते हैं एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में, और जो अननेसेसरी फाइल्स थी उसको मैंने डिलीट करके दिखाया था। कैसे हम कंपोनेंट बनाते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट। तो आज मैं गाइस बताऊंगा आपको कि क्लास बेस कंपोनेंट कैसे होता है। आप फंक्शनल कंपोनेंट आपने देख ही लिया था, ठीक है। तो मैंने कुछ हेडर फुटर मेन ये फाइल्स कुछ बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था आपको कि ये ऐसे करके हम फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक टैग होता है, इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट टैग बोलते हैं। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप इसकी जगह डिव या पी टैग या कोई भी अदर टैग लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है डॉम में। तो डॉम अपने हिसाब से वो स्पेस वगैरह इसमें लेता है। बट अगर आप रिएक्ट फ्रेगमेंट केवल लिखते हैं, और क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम जितनी जितने भी अपने मल्टीपल टैग्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। और एक एक कन्वेंस है, एक तरह का मतलब रूल है, रिएक्ट ने दिया है इसको। तो ये हमें फॉलो करना पड़ता है। ये इसके अंदर हम कोई भी कोडिंग करते हैं या एक पेरेंट डिव होना चाहिए, तो डिव से अच्छा है रिएक्ट फ्रेगमेंट लिखें, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है डॉम में। तो बेटर है कि हम एक रिएक्ट फ्रेगमेंट का टैग क्रिएट करें, उसके अंदर मल्टीपल टैग्स हम अपना यूज करते जाएं इसमें। तो पहले तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हेडर फुटर है, ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। इसको हम एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में अगर हम बात करें, थोड़ा सा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात करें, तो मेन डॉट जेएस हमारा यहाँ पे फाइल है, जो जिसमें क्या होता है, ये वाला जो डेटा है वो हर एक पेज पे, हर एक सेक्शन पे चेंज होगा। बट हेडर और फुटर तो चेंज नहीं होगा। तो ये एक तरह का कॉमन फाइल्स है, ये कॉमन जेएस फाइल्स हैं, ठीक है, एक तरह के कॉमन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो रीयूजेबिलिटी के पर्पज से हम क्या करते हैं, इसको एक फोल्डर के अंदर हम बना लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ एक फोल्डर क्रिएट किया, कॉमन। ठीक है, कॉमन नाम का एक फोल्डर मैंने बना लिया। इस फोल्डर के अंदर क्या किया, मैंने सीधे इसमें ड्रैग करके मूव कर दिया। ये यस इसलिए पूछ रहा है, जो पाथ इसका था पहले वो है कि नहीं है, इसके लिए है। ठीक है, और इसको भी मैंने यहाँ मूव कर दिया। ओके। तो ये पाथ मेरा, अब देखिए ऐप के अंदर पाथ चेंज हो चुका है। कॉमन फोल्डर ऑटोमेटिक यहाँ पे, ये एक ब्यूटी है हमारे इस एडिटर की। एडिटर ये पूछता है कि मैं इसको मूव करने जा रहा हूँ तो इसका पाथ चेंज कर दूं कि नहीं। तो मैंने यस बोल दिया, जिसमें क्या हो, ये ऑटोमेटिक पाथ अपना चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया इस फाइल में। कंपोनेंट्स एज इट इज हमारे हैं, कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं है। बस इनका पाथ चेंज हो चुका है, रूट चेंज हो चुका है। ठीक है, हेडर फुटर है। अब कॉमन फोल्डर के अंदर देखिए मैंने क्या किया, हेडर फुटर को डाल दिया। क्योंकि ये कॉमन फोल्डर के अंदर इसलिए डाल दिया कि इसकी रीयूजेबिलिटी है। मतलब अदर कोई भी आप फाइल या पेज या कुछ एक्स्ट्रा बनाते हैं जो जिसका लुक एंड फील डिफरेंट होगा, जिसमें मैं इसको डायरेक्ट कॉमन को यूज कर लूंगा। मेन डॉट जेएस हमारा एज इट इज यहाँ पे है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं रन करा के दिखाता हूँ। ये मैंने कल रिपोजिटरी जो क्रिएट की थी वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सारी फाइल्स वैसे की वैसी ही हैं। ठीक है, इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 3000 पोर्ट पे जो मेरा कंपोनेंट लोड हो रहा था, हेडर फुटर और मेन कंटेंट, वो एज इट इज यहाँ लोड होके आपके सामने आ गया। ठीक है, तो एक तो आप स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग आपको कैसे रखना है, ये कोई कन्वेंस नहीं है, कोई रूल नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो
कोई भी नाम आप देंगे रेलिवेंट रहना चाहिए नाम। मैंने मेन दे दिया मेन कंटेंट के लिए, हेडर फुटर दे दिया हेडर फुटर के लिए। आप जैसा जैसा आपको कन्विंस लगे, जो सही लगे, बट ये वो रेलिवेंट होना चाहिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए। कुछ ऐसा मतलब नहीं रखना है कुछ भी हम रख दें फोल्डर का नाम। तो थोड़ा सा रेलिवेंट रहना चाहिए, जिससे आपको प्रोजेक्ट में लगे कि हाँ ये थोड़ा प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे शो कर रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, आज हम एक चीज देखते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे बनता है। जैसे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, मान लिया डेमो क्लास, केवल दिखाने के लिए इसलिए मैंने डेमो रखा है। तो इसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट, अभी आपने देखा ये फंक्शनल कंपोनेंट, एक फंक्शन होता है, फंक्शन एज इट इज जैसा फंक्शन बनाते हैं। बस केवल क्या होता है फर्क, ये जो रिटर्न है उसके अंदर हमें ये जेएसएक्स रिटर्न करता है। यही डिफरेंस है नॉर्मल फंक्शन और रिएक्ट के फंक्शन में, जिसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। मैं क्लास बेस्ड के बारे में सारी चीजें तो नहीं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सारी चीजें डिस्कस करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसको आप रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉलो कर लेंगे, बट बेसिक चीज कैसे स्ट्रक्चर बनता है, हम यूज कैसे करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, जिससे आपको एक इनिशियल लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हम ऐसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे काम कर सकते हैं। आगे मैं जब प्रॉप्स वगैरह बताऊंगा तो थोड़ा सा और इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जैसे आज कंपोनेंट्स बता रहा हूँ, तो कल मैंने बताया था कि फंक्शनल कंपोनेंट, आज मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट बताऊंगा। और किसी कंपोनेंट के अंदर इनलाइन सीएसएस या एक्सटर्नल सीएसएस कैसे रखते हैं, ये भी मैं बताऊंगा आज। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, और हो सके तो प्रैक्टिस भी आप करते रहिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ, इम्पोर्ट रिएक्ट। रिएक्ट को इम्पोर्ट करना है मुझे, मैंने कर लिया। देखिए उसके बाद क्या होगा, आपको लिखना है क्लास कीवर्ड। उसके बाद जो भी आपका कंपोनेंट का नाम, फॉर एग्जांपल डेमो मैंने रख लिया। ठीक है, एक्सटेंड्स, किससे एक्सटेंड्स होगा, एक्सटेंड्स फ्रॉम रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, यहां से एक्सटेंड होता है। ये आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी क्लास बनेगी वो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास से एक्सटेंड होगी, मतलब उसके रिएक्ट डॉट कंपोनेंट हमारा बेस क्लास है, उससे वो सारे फीचर्स इसमें आएंगे। तो डेमो मेरी अपनी कस्टम क्लास है। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो जब मैं प्रॉप्स बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको सुपर कीवर्ड लिखना है जब आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, वो तो बात की बात है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक रेंडर फंक्शन होगा, ये जरूरी ही रखना। अगर आप ये नहीं रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। रेंडर के अंदर हम रिटर्न करेंगे, जैसा नॉर्मल रिटर्न हम करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में। अब इसके अंदर भी हम वैसे ही फ्रेगमेंट, रिएक्ट फ्रेगमेंट बना लिए, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट बनाना जरूरी है क्योंकि मल्टीपल आप रखेंगे यहाँ पे। तो एक पेरेंट डिव होना चाहिए, तो पेरेंट डिव की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट हम रख लेते हैं। एक डिव मैंने बनाया और यहाँ लिखा दिस इज माई क्लास कंपोनेंट। ठीक है, सिंपल, वेरी इजी। आप इसमें देखिए कोई भी कुछ भी नहीं, आप मैंने सीधा लिखा, इस तरह से आप लिखिए। फिर क्या करना है, जब हमारा ये क्लास कंपोनेंट बन गया तो इसको एक्सपोर्ट भी करना जरूरी है, क्योंकि हम कहीं यूज भी करेंगे इसको। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, किसको, डेमो को। सिंपल, वेरी इजी। इस एक्सपोर्ट कर दिया तो इसको हम क्या करते हैं, कहीं जाके इंपोर्ट भी करेंगे। मैंने मान लिया फुटर के नीचे मैं दिखाने के लिए, क्योंकि डेमो है तो कोई परेशानी नहीं, आप दिखा सकते हैं इसे। ठीक है, ये आपने यहाँ किया। अब इसको कह रहा है कि डेमो इज नॉट डिफाइंड, अब यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इंपोर्ट डेमो फ्रॉम, ये रही डेमो क्लास। तो डेमो क्लास से ये फाइल का नाम है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए सक्सेसफुली रन हो गया। अगर हम यहाँ देखें आके, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये मेरी एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट हो गया। कितना इजी है कोई क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करना।
अब इसी क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हम आगे चल के जब प्रॉप्स वगैरह बताएंगे तो आपको दिखाएंगे कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होता है, प्रॉप्स की वैल्यूज कैसे लेते हैं। तो वो थोड़ा सा उसकी डिटेलिंग मैं कर दूंगा, बट मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बारे में बहुत ज्यादा ना बताऊं, क्योंकि आगे चल के आपको फंक्शनल कंपोनेंट पे ही ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और वो आसान भी रहेगा आपके लिए। तो मैं बेटर रहेगा कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट को ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट मैंने एक इंट्रो, और जब मैं प्रॉप्स बताऊंगा थोड़ा सा और कंस्ट्रक्टर वगैरह प्रॉप्स कैसे लेते हैं, उसकी वैल्यूज कैसे लेते हैं, यूज कैसे करते हैं, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं गाइस। कॉमन के अंदर मैंने हेडर फुटर रख रखा है। अब किसी ने कहा कि सर इसमें जो आपने ये जो हेडर रखा हुआ है इस पे कोई हमें स्टाइल वगैरह लगानी हो, इनलाइन स्टाइल, वैसे तो इनलाइन नहीं लगानी चाहिए, बट अगर आपको कभी नीड पड़ सकती है, ठीक है, कहीं कोई ऐसा नीड हो गया, फॉर एग्जांपल डेमो आप देने जा रहे हैं, आपको इमीडिएट कुछ क्लास वगैरह लगानी है, तो आप टैग के अंदर कैसे क्लास लगाएंगे, रिएक्ट में कैसे लगाएंगे, ये इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्टाइल लिखते हैं जैसा कि हम सब में लिखते हैं। स्टाइल लिखने के बाद ये वाला जो ब्रैकेट होता है, वो ब्रैकेट होता है कि हमारे डेटा को आउटपुट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, इसके अंदर हम अपनी क्लास वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसके अंदर हम अपनी क्लास वाली प्रॉपर्टी, यानी कि जो हम किसी क्लास के अंदर ब्रैकेट लगाते हैं, वो ऐसे समझिए, ये वाला जो बाहर वाला ब्रैकेट है, आउटर ब्रैकेट है, इट इज यूज फॉर प्रिंटिंग दी स्टाइल्स। अब अंदर का जो है ब्रैकेट वो क्या है, वो जैसा नॉर्मल हम देते हैं क्लास में, क्लास बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, वो है ये, ऐसे समझिएगा, कंफ्यूज और याद रखिएगा इसको। ये आप आउटर वाला, आउटर ब्रैकेट इज यूज फॉर प्रिंटिंग एंड इनर ब्रैकेट एज यूजुअल विच इज एक्चुअली वी आर गिविंग, यूजुअली वी आर गिविंग इन द क्लास। तो देखिए ये हो गया। अब इसमें मैंने फॉर एग्जांपल मैंने किया विड्थ, कोई विड्थ दिया, कोलन लगाइए। उसके बाद मान लीजिए आपने सिंगल कोट्स 200 पिक्सल ले लिया इसका, ठीक है, कॉमा, आपने दे दिया कलर, कलर इसका दे दिया हेडर का, जो भी जो हेडर कंपोनेंट जो भी टेक्स्ट था उसका, मान लीजिए आपने कलर दे दिया ग्रीन। ठीक, अब आप इसको देखिए, चेक करिए, रिफ्रेश किया, यहाँ चेक किया, इसको रिफ्रेश किया, ये कलर ग्रीन आ चुका है बट दिख नहीं रहा है। हम क्या करते हैं, फॉन्ट बड़ा कर देते हैं इसका, फॉन्ट हाइफन। अब देखिए ध्यान से एक चीज, अब ध्यान रखिएगा, कभी भी रिएक्ट में हम हाइफन वाली जो, जितने भी हाइफन वाले हमारे पास सिंटेक्स होते हैं, उसमें याद रखिएगा फॉन्ट SIZE, एस कैपिटल में हो जाएगा। यानी कि जो हाइफन लगता था उसकी जगह हाइफन हट के जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल, यानी कैमल केस में होगा। ये ध्यान रखिएगा इसका। और इसमें मैंने 20 पिक्सल मान लीजिए डाल दिया, ग्रीन नहीं दिख रहा है तो मैं रेड कर दे रहा हूँ इसको। सेव किया और एक बार चेक किया इसको, ये देखिए, हेडर कंपोनेंट विच इज कमिंग इन रेड कलर। तो देखा आपने, आप इन लाइन बहुत आसानी से ऐसे करके दे सकते हैं। ये एज इट इज आपकी देखिए क्लास हो गई, और रिएक्ट में आउटपुट के लिए जो ये ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे लगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। तो ये मैं हटा देता हूं, आप इसको समझ लीजिए कि ऐसे चलेगा। अब एक्सटर्नल हम फाइल बनाते हैं क्लास के लिए, जैसे हेडर हमारा है, तो क्या करते हैं, नॉर्मली जो भी फाइल, जो भी कंपोनेंट का नाम होता है उसी नाम से एक फाइल बना लेते हैं CSS के लिए। तो header.css बना लिया मैंने। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने हेडर नाम का एक क्लास बनाया, आप कुछ भी रख सकते हैं। आप इसमें रख दीजिए, विड्थ रखिए 100%, पोजीशन रख लीजिए रिलेटिव, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन रख लीजिए सेंटर, इतना रख लीजिए। अब इसके बाद क्या करता हूं मैं, जैसे हेडर के अंदर मैं चला गया, ये मेरा डिव था, इसके अंदर मैं क्लास दूंगा, इसको मैंने कट किया और यहाँ पे मैंने H3 मान लीजिए रख लिया, क्योंकि टेक्स्ट है तो कोई भी आप टाइपो दे सकते हैं इसको, H3 टाइपो दे दिया और यहाँ पे टेक्स्ट रख दिया। अब H3, पहले तो डिव को क्लास देना होगा, तो क्लास देने के लिए क्लास नेम करके होता है,
बिकॉज रिएक्ट में ऑलरेडी एक क्लास कीवर्ड होता है, तो यहाँ पे उस कीवर्ड को हम ओवरराइट नहीं कराते, क्योंकि वो फिर रन नहीं करेगा, कंपाइल्ड एरर देगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, क्लास नेम दे देते हैं। ठीक है, क्लास नेम, एन शुड बी इन कैपिटल। अब कौन सा क्लास है, अब ये हेडर नाम की क्लास है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी मैंने इसको तो लिया ही नहीं, मैं इसको सेव कर लिया, मान लीजिए इसको भी मैंने सेव कर लिया, बट प्रॉब्लम क्या है, मैंने इस हेडर को तो कॉल ही नहीं किया, इस हेडर डॉट जेएस के अंदर ये सीएसएस तो कॉल ही नहीं किया। तो कॉल करने का बहुत आसान तरीका है, देखिए इम्पोर्ट, उसके बाद आपकी जो फाइल का जो भी नाम है वो डाल दीजिए। देखिए हेडर डॉट सी एस एस आप डाल, इसमें डॉट सी एस एस एक्सटेंशन के साथ में रहेगा। जैसे जेएस में आप देख रहे हैं कोई एक्सटेंशन नहीं है, केवल फाइल का नाम हो जाता है लास्ट में, बट यहाँ पे आपको कोई एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक ये हेडर फाइल हमारी आ चुकी है, तो इसका मतलब क्लास का नाम भी हम यहाँ ले सकते हैं, कॉपी किया मैंने, और यहाँ क्लास का सिंपली नाम जैसे होता है वैसे ये एक्सटर्नल फाइल के थ्रू मैंने डाल दिया। कुछ तो फर्क पड़ेगा, पड़ना चाहिए यहाँ पे। ये देखिए फर्क पड़ा, सेंटर में आ गया, 100% विड्थ पे आ गया ये। तो देख सकते हैं, अगर इसमें कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह आपको देना है तो दे दीजिए, बैकग्राउंड कलर दे दीजिए, कोई भी कलर दे दीजिए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया कलर, कलर आप दे दीजिए, इसमें जो कलर डिफॉल्ट में चल रहा होगा वो चलने दीजिए। ये देखिए कोई पैडिंग वगैरह देनी है, इसमें पैडिंग दे दीजिए, जैसा आप देते हैं सीएसएस में, देर इज नो एनी डिफरेंस। आप जैसा सीएसएस में लिखते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर आ रहा है। फॉन्ट साइज देना है तो क्या किया मैंने, जैसा सीएसएस हम लिखते हैं नॉर्मली, सीएसएस जैसा लिखते हैं वैसे ही का H3 है एलिमेंट, अब मैंने यहाँ दे दिया फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज अगर आप इनलाइन देते हैं तो आपको फॉन्ट साइज में एस शुड बी इन कैपिटल, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप नॉर्मल दे सकते हैं जैसा सीएसएस में आप देते हैं, ये देखिए। ठीक है, एक मिनट, इसमें हेडर H3 लिया है, यहाँ पे मैंने H3 लिया। अच्छा साइज आई थिंक इतना ही है, तो मैं क्या करता हूँ इसको 24 कर देता हूँ, अब हो सकता है फर्क पड़े। ये देखिए फर्क पड़ा। अब इसका कलर देना है आपको, कलर दे दीजिए, कलर मान लीजिए व्हाइट देना है। बहुत इजी है, आप करेंगे तो आपको पता लगेगी। देखिए कलर मेरा व्हाइट हो गया। सीएसएस ऐसे आप लगा सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत आसानी से मैंने इसमें सीएसएस वगैरह अप्लाई कर लिया। ठीक है, एक कंपोनेंट के अंदर, और सीएसएस हमारी रेंडर होने लगी। इनलाइन सीएसएस का मैंने बताया कि इनलाइन सीएसएस में ये जितने भी हैं, बैकग्राउंड हाइफन हट जाएगा, सी शुड बी इन कैपिटल। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट में हाइफन हट जाएगा, ए शुड बी इन कैपिटल, टेक्स्ट ए अलाइन, ऐसे करके आपको इनलाइन में देना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप अदर कंपोनेंट्स में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें आप सीएसएस लगा सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉप्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे हमारा पेरेंट्स का जो डेटा होता है वो चाइल्ड तक कैसे आता है, कैसे प्रिंट करना, प्रॉप्स होता क्या है। थोड़ी सी डेफिनीशन भी दिखाऊंगा आपको कि प्रॉप्स की डेफिनीशन आप क्या लिख सकते हैं। और एक बात याद रखिए, जेएसएक्स बड़ी बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है। जेएसएक्स ये होता है, इसके अंदर हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं जेएसएक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे हम करें, ये देखिए, अगर मैंने 4+5 किया तो 9 यहाँ पे दिख जाएगा आपको कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, ये देखिए 9 दिख रहा। तो जेएसएक्स बहुत सिंपल सी चीज है। जेएसएक्स यहाँ पे जेएसएक्स का कंसेप्ट है, इसको भी मैं बता दूंगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो एक वीडियो बना दूंगा, बट बेसिक चीजों की मैं वीडियो, बहुत बेसिक चीजें हैं ये तो। जेएसएक्स जब आप करेंगे तो खुद ही आपको पता लग जाएगा कि कैसे प्रॉप्स वगैरह ले आऊंगा, डेटा कैसे प्रिंट करना है, तो वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। मेन मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जैसे ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, कंपोनेंट्स हम एक से ज्यादा कंपोनेंट्स बनाते हैं, कॉमन कैसे रखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इस पे ज्यादा मैं चर्चा करना चाहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए आप ये वीडियो फॉलो करिए, देखिए इसको, और एक बार अपने आप से भी प्रैक्टिस करिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट, केवल 10 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर यू। आप इस पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, केवल वीडियो को देखिए नहीं, प्रैक्टिस भी करिए, जिससे आपकी, और मैंने एक डेमो करके क्लास बनाई है, और ये सारा कोड मैं थोड़ा सा जब हो जाएगा तो मैं इसको पुश कर दूंगा, मेरी गिटहब की मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।